हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो और एक्सपोर्ट बिजनेस करने के लिए क्या क्या चीजें जो है वो जरूरी होती हैं और क्या क्या चीजें आपको सीखनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं डिटेल के अंदर। हम बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो परेशान हो रहे होते हैं कि भाई हमें एक्सपोर्ट बिजनेस करना है, लेकिन आइडिया नहीं है कि कैसे स्टार्ट करें और क्या हमें सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो के अंदर तमाम चीजें मैं शेयर करने वाला हूं उन तमाम दोस्तों के लिए जो बिल्कुल बिगिनिंग से जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं एक्सपोर्ट का बिजनेस। देखिए, सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि एक्सपोर्ट बिजनेस करने के लिए आपको क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, क्या चीजें जरूरी हैं एक्सपोर्ट का बिजनेस करने के लिए। दोस्तों देखें, एक्सपोर्ट का बिजनेस करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे मुताबिक वो है इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, शौक होना चाहिए कि भाई हमें एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है वो करना चाहिए। कैसे करना है, क्या करना है, ये तो तमाम चीजें सीखी जा सकती हैं। इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है और बाकी तमाम चीजें आपके पास मौजूद हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन आपका इंटरेस्ट एक्सपोर्ट के अंदर नहीं है, मैं लिख कर दे सकता हूं कि आप में कामयाब बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है इसके ऊपर। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट हुआ तो यकीन माने कि आप इसके अंदर कामयाब हो सकते हैं। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो जब मैंने ये सब चीजें स्टार्ट की तो यकीन माने कि कुछ भी नहीं था, जीरो बटा सन्नाटा। कहते हैं ना कि बिल्कुल कुछ भी मुझे नॉलेज नहीं थी कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन सिर्फ इतना पता था कि हाँ, मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है, इतना मुझे पता था कि मुझे करना है। और धीरे धीरे जब चीजें हम सीख के गए, प्रैक्टिकल चीजें हम लोग करते गए, तो मुझे आज 9 साल हो गए इस फील्ड के अंदर और आज मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं और आपको भी सिखा रहा हूं। तो इंटरेस्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होती है एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट। दूसरी चीज है वो है प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। जाहिर सी बात है, कोई चीज आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो क्या एक्सपोर्ट करोगे, कोई ना कोई प्रोडक्ट तो आपके पास होना चाहिए ना जो आप एक्सपोर्ट करोगे। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है, जो हमारे दोस्त हैं वो हमसे पूछ रहे होते हैं, काफी सारे वो मैसेज करते हैं कि भाई हमारे पास तो कोई कंपनी नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्री है ही नहीं हमारे पास, तो हम एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यही एक मिसकॉन्सेप्शन है जो हमारे यहाँ लोग जो है जहन में जो है उनके होता है, तो वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सपोर्ट करने के लिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपके पास फैक्ट्री हो, कोई बड़ी जो है वो मिल हो या कोई इंडस्ट्री हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। देखिए, आप प्रोडक्ट जो है किसी से परचेज करके भी उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब उस प्रोडक्ट को आप खुद मैन्युफैक्चर करो ये जरूरी नहीं है। और इनिशियल स्टेज के अंदर किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप जो है ये प्रोडक्ट किसी से जो है वो परचेज करके भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ करना ये है कि आपको जो है वो जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो उसके 3-4 सप्लायर के कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होने चाहिए। जब भी आपको जरूरत पड़े, जिस भी क्वांटिटी में हो, और वो सप्लायर आपको वो क्वांटिटी प्रोवाइड कर सके। जब आपका बिजनेस जो है वो ग्रो हो जाए, अच्छे से सेटअप हो जाए, तो फिर आप एक छोटी फैक्ट्री लगा सकते हो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर आप जो है अपना प्रोडक्ट किसी से परचेस करके भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। और याद रखिएगा, इसके लिए जरूरी बिल्कुल भी नहीं है एक्सपोर्ट के लिए कि आपके पास कोई ऑफिस हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई इंडस्ट्री हो, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप ये तमाम काम अपने घर से भी कर सकते हो। तो तीसरी जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर, वो है आपको अपना बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड करना होगा। बगैर रजिस्ट्रेशन कराए आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। अब काफी सारे हमारे दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि भाई इनिशियल स्टेज के अंदर जो है बिजनेस रजिस्टर्ड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और लाखों रुपए चाहिए होते हैं बिजनेस रजिस्टर्ड करने के लिए। तो यकीन माने ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब ये डिपेंड करता है कि आप बिजनेस कौन से टाइप का रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हो, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये 3 तरह के बिजनेसेस होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं। आप किसी में भी एक में रजिस्टर्ड करा लो, आपका काम चल जाएगा। आप किसी एक में भी रजिस्टर्ड करवा लो तो आपका काम चल जाएगा, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई हम अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवाने के लिए हमें कितना खर्चा करना होगा, कितने पैसे हमारे पास होने चाहिए। देखिए, अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म की अगर हम बात करें, अगर ये बिजनेस आपको रजिस्टर्ड करना है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, तो बेसिकली उसके अंदर जो है वो 40 से 45 हज़ार रुपये खर्चा आता है इसके अंदर।
और ये रजिस्टर्ड हो जाता है, जिसके अंदर NTN, GST, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और विबो ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। मतलब आप 40 से 45 हज़ार रुपये में एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप बिजनेस आप रजिस्टर्ड कर सकते हो। और अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर रजिस्टर्ड करनी है आपको, तो आपको कितना खर्चा आएगा। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आपको रजिस्टर्ड करनी है तो उसके अंदर जो है वो 75 से 80 हज़ार रुपये जो है वो खर्चा आ रहा होता है, जिसके अंदर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। इसके अंदर भी तमाम चीज़ें शामिल हैं, NTN जो है, GST वगैरह तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। अगर आप कराची के अंदर और अपना बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हो, तो हमारे पास हमारे दोस्त हैं जो ये काम करते हैं बिजनेस रजिस्ट्रेशन वगैरह का। तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें जो है मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, वॉइस मैसेज जो है वो आप कर सकते हो जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए। अब एक और सवाल पैदा होता है कि भाई आपको कौन सी कंपनी खुलवाना चाहिए, आपको एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड करना चाहिए, पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करना चाहिए, या आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करनी चाहिए। ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। और अब मैं इसको भी यहाँ पर एक्सप्लेन करना अगर मैंने स्टार्ट कर दिया तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इसके ऊपर जो हम करेंगे ये कि इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें डिस्कस करेंगे कि कौन सा बिजनेस आपको रजिस्टर्ड करना चाहिए, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, ये तमाम चीज़ें हम उस वीडियो के अंदर बताएंगे। और उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे जब हम वो वीडियो बनाएंगे। तो जो बेसिकली ये 3 चीज़ें थी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसके बगैर जो है आप एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है वो नहीं कर सकते। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए, तीसरा जो है आपका बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये 3 चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सीखने की हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो है वो सीखने की है, पढ़ने की है, समझने की है। तो वो भी मैं एक एक करके आपके सामने डिस्कस करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको सीखनी होंगी। तो सबसे पहले जो होती है वो है टर्म्स ऑफ पेमेंट। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है। टर्म्स ऑफ पेमेंट जिसको DA कहते हैं, DP और LC, जो आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा। तो हम इसको आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं कि ये टर्म्स ऑफ पेमेंट जो है ये एक्चुअली में क्या है। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमें जो है कुछ जो है कपड़े चाहिए। तो हम कपड़े लेने के लिए एक शॉप पे जाते हैं, कपड़े वाले की शॉप पे जाते हैं, दुकान पे। तो तमाम कपड़े हम वहाँ से निकलवा लेते हैं और फिर दुकान वाले से पूछते हैं कि भाई आप पैसे कैसे लोगे। तो दुकान वाला कहेगा भाई पैसे जो है आप पैसे दो और माल उठाओ। ये हो गई एक टर्म। या तो वो ये भी कह सकता है भाई कोई मसला नहीं है, माल आप लेके जाओ, जो भी 20-25 दिन के बाद जब पैसे हो तो मुझे दे जाना। और तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि वो ये भी कह सकता है कि भाई मतलब आप माल तो आप लेके जाओगे लेकिन उसके पैसे मुझे दोगे, उसकी क्या गारंटी है, कोई गारंटी दो। तो बेसिकली ये 3 चीजें यहाँ पे आ गई। पहली कंडीशन क्या बताई कि भाई पैसे दो और माल उठाओ, मतलब ये पैसे दो और माल उठाओ, मतलब ये है DP, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। मतलब हम डॉक्यूमेंट बैंक में जमा कराएंगे, बैंक जो हमारी बायर के बैंक में जो है वो डॉक्यूमेंट भेजेगी, आपका बायर जो है वो डॉक्यूमेंट उठाएगा और आपके पैसे देगा। मतलब एक हाथ ले एक हाथ दे, ये हो गया DP। दूसरी कंडीशन में शॉप वाले ने हमें क्या कहा था कि भाई आप माल ले जाओ, मसला नहीं है, माल आप ले जाओ, मुझे आराम से 20-25 दिन के बाद पैसे दे देना। तो ये होती है DA, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। मतलब आपका बायर जो है, आप एग्रीमेंट करोगे अपने बायर के साथ कि भाई मैं माल आपको दे देता हूँ, मुझे जो भी डेज आप सेलेक्ट करोगे, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, जो भी डे, फर्स्ट कर लेते हैं कि 40 दिन आपने जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई आप माल हमारा ले जाओ, मैं 40 दिन के बाद पेमेंट कर देना। तो ये हो गया DA, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। तीसरी कंडीशन में शॉप वाले ने हमें क्या कहा था, वो था उसने क्या कहा था कि भाई माल तो मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे कोई गारंटी तो दोगे, आप मुझे पैसे दोगे। तो ये होती है LC। यानी इसके अंदर गारंटी कौन ले रहा होता है, आपके एक्सपोर्टर के और इंपोर्टर के दरमियान जो गारंटी ले रहा होता है वो जो है बायर, जो इंपोर्टर है उसकी बैंक गारंटी ले रही होती है कि भाई ये बायर जो है आपको पेमेंट करेगा। और यही जो है वो सेफेस्ट पेमेंट होती है एक्सपोर्ट के अंदर। तो यही है बेसिकली टर्म्स ऑफ पेमेंट कि भाई माल कैसे दोगे और पैसे आपके पास कैसे आएंगे, यही होती है टर्म्स ऑफ पेमेंट। अब आपको समझ में आ चुकी होगी कि टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या होती है। DP किसको कहते हैं कि भाई एक हाथ ले एक हाथ दे, यानी डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। DA का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, मतलब आप उसे उधार दे रहे हो, जो भी दिन आपने उनके साथ तय किए हैं, 20 दिन 25 दिन जो भी एग्री हुआ है, आप उतने दिन का उधार उसको दे रहे हो। LC का मतलब ये है, LC साइड का, कि जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वहां जाएंगे तो आपकी बायर की बैंक जो है वो आपको पेमेंट कर देगी। तो ये हो गया टर्म्स ऑफ पेमेंट। देखिए इसके ऊपर मजीद अगर हम डिटेल के अंदर बात करें कि कौन सी पेमेंट जो है वो
सेफेस्ट है, कौन सी पेमेंट के अंदर डील करनी चाहिए। एलसी के अंदर भी जो है वो काफ़ी तरह की जो है एलसी पाई जाती हैं, वो कौन सी होती हैं, क्या होती है, ये पूरी डिटेल जो है वो एक अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे इसके ऊपर पूरी डिटेल के साथ। जो शेड्यूल है हमारे इसके अंदर जो बहुत जल्द जो है वो पब्लिश भी होगा, तो उसके अंदर हम सब चीज़ें बताएंगे कि एलसी के अंदर सेफेस्ट पेमेंट आपके लिए कौन सी है, एलसी कौन कौन सी टाइप है, तो कौन सी एलसी में आपको डील करना चाहिए, किस टर्म्स ऑफ पेमेंट के अंदर बैंक जो है आपसे कितने पैसे लेता है, एलसी के अंदर ज़्यादा पैसे क्यों ले रहा होता है। तो ये तमाम चीज़ें हम उस वीडियो के अंदर बताएंगे और उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे जब वो वीडियो हम बनाएंगे। तो ये हो गई टर्म्स ऑफ पेमेंट। अब हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ डिलीवरी की, कि ये टर्म्स ऑफ डिलीवरी एक्चुअली के अंदर क्या है। अब यहाँ पे समझते हैं कि टर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या है। देखिए, आप उसी मिसाल को हम कैरी ऑन करते हैं कि जो वो शॉपकीपर की जो हमने मिसाल दी थी कि आप जो है उनसे गारमेंट्स जो कपड़े हैं वो लेने के लिए जा रहे होते हो। तो अब यहाँ पर हम ये थोड़ा सा उस एग्जांपल को चेंज करते हैं। आप जो है आप वो कपड़े लेने के लिए खुद उस शॉपकीपर की दुकान पर नहीं जाते, आप उसको कॉल करते हो कि भाई मेरे जो ऑर्डर है आप जो है मैं लेने के लिए नहीं आ रहा हूँ, आप जो है उसको एड्रेस लिखवा देते हो कि मेरे आप ये तमाम माल है मुझे इस एड्रेस पे पहुंचा दे। तो अब आपसे वो क्या पूछेगा दुकान वाला, वो पूछेगा कि भाई जो मेरी शॉप से आपकी जगह तक का जो डिस्टेंस है वहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए जाहिर सी बात है मुझे कोई ना कोई गाड़ी या कोई ना कोई सोर्स तो ट्रांसपोर्ट का लेके आना पड़ेगा। ये माल जो इतना सारा है कोई ट्रांसपोर्ट कोई ट्रक वगैरह करना पड़ेगा, तो वो ट्रक वाला मुझसे किराया लेगा। तो वो किराया कौन देगा, वो किराया आप दोगे। अगर आप उससे एग्री करोगे हाँ भाई मैं किराया वो मैं दे दूंगा, आप माल भिजवा देना, तो ये हो गया एफओबी, यानी वो आपसे सिर्फ अपने माल का पैसा लेगा। जो किराया है उसके शॉप से आपकी जगह तक का वो उसमें इंक्लूड नहीं करेगा, वो अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की प्राइस आपसे लेगा, तो वो हो गया एफओबी। अब इसी तरीके से अगर आप उसे कहते हो कि नहीं नहीं जो किराया है वो उसी प्रोडक्ट में जोड़ दो, ऐड करके मुझे बता देना तो मैं पे कर दूंगा, वो आप किराया आप खुद ही दो। अगर इस तरह की कंडीशन के अंदर जो है ये हो गई CNF, मतलब उसकी शॉप से आपकी जगह तक का जो भी किराया बनता है ना वो अब उस माल जो प्रोडक्ट है उसके अंदर ऐड करके वो आपको बताएगा। तो ये हो गई CNF। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई आपकी शॉप से मेरी जगह तक तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है और अगर इस दौरान अगर मेरा माल चोरी हो गया तो क्या होगा भाई, इंश्योरेंस भी करा लो। अब वो शॉप वाला आपकी माल का इंश्योरेंस भी कराएगा और जो भी कॉस्ट उस इंश्योरेंस की आएगी वो उस प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर ऐड करके आपको बता देगा। तो बेसिकली यही है टर्म्स ऑफ डिलीवरी कि जो कॉस्ट आ रही है एज ए एक्सपोर्टर, जो एक्सपोर्टर हो, अगर आप जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, अगर आपका जो बायर है वो कहता है कि भाई मुझे एफओबी में जो है आप मुझे प्राइस दो, तो आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आ रही है वो दोगे। कौन कौन सी कॉस्ट ऐड करोगे, आपके प्रोडक्ट जो आप खरीद रहे हो प्रोडक्ट वो कॉस्ट ऐड करोगे। इसके ऊपर अगर एक्स्ट्रा कोई जो लेबर वगैरह का खर्चा आ रहा है वो डालोगे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ रहा है वो डालोगे, कस्टम क्लियरेंस का खर्चा आ रहा है वो डालोगे। मतलब आपकी जो जगह है वहां से लेके पोर्ट एरिया तक जितने भी खर्चे हैं वो आप खुद उसके अंदर डालोगे। अगर वो आपका बायर कहता है कि मुझे जो है वो CNF के अंदर जो है मुझे प्राइस दें, कॉस्ट एंड फ्रेट भी इसके अंदर ऐड करें, तो आप क्या करोगे कि फ्रेट भी इसके अंदर ऐड करो। जो भी आपके खर्चे आ रहे थे उसके अंदर आप अपना फ्रेट भी ऐड करोगे। फ्रेट कौन सा, जो वेसल का फ्रेट जो है, जो जहाज का किराया है, जो भी डेस्टिनेशन है आपका, वो जो फ्रेट आ रहा है वो इसके अंदर ऐड कर दोगे। और ये फ्रेट आपको कौन देगा, ये फ्रेट आपको देता है फ्रेट फॉरवर्डर्स जो होते हैं, वो आपको फ्रेट देते हैं। अगर वो आपसे CIF की प्राइस मांग रहा है, CIF में दे रहा है, तो आप जो है इंश्योरेंस भी पता करोगे कि भाई जो हमारी वैल्यू का जो बन रहा है उसका कितना इंश्योरेंस बन रहा है, तो वो इंश्योरेंस भी आप इसके अंदर ऐड करोगे। तो ये इंश्योरेंस कौन बताएगा, ये जो इंश्योरेंस एजेंट्स जो होते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं, वो ये इंश्योरेंस जो है आपको बताएंगे ये कितना होता है। वो उनसे पूछ के वो इंश्योरेंस भी आप उस प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर ऐड कर दोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई तमाम चीज़ें जो हैं हमने कर ली, पेमेंट ऑफ डिलीवरी भी हमने समझ ली, पेमेंट ऑफ टर्म्स भी जो है हमने समझ लिया, कंपनी भी हमने जो है वो रजिस्टर्ड करा ली, तमाम चीज़ें हमने कर ली, ये तमाम चीज़ें बेसिकली हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें बायर जो है वो तलाश करना है और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो है हमें लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, अब हम इसके ऊपर बात देखिए। एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर जो सबसे मुश्किल चीज़ जो होती है ना वो होता है एक्सपोर्ट ऑर्डर लेना, बायर तलाश करना। यही सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है, बाकी चीज़ें तो बंदा अरेंज कर लेता है,
लेकिन यही एक चीज़ है जो करने के अंदर बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स जो है आपको देने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप करोगे, मैं थोड़ा बहुत आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हो। देखें, एक्सपोर्ट बायर ढूंढने के लिए आपको इंटरनेशनल मार्केट में उतरना पड़ता है। आपकी कंपनी की रेपुटेशन जो है वो मार्केट में बनानी पड़ती है। आपकी एक प्रोफाइल बनानी होगी, ऑनलाइन प्रोफाइल जो है आपको बनवानी होती है। आपको ऑनलाइन प्रोफाइल यानी कि आपको एक कंपनी की अपनी एक वेबसाइट बनानी होगी, एक अच्छी और प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी होगी, क्योंकि देखिए आपकी रेपुटेशन जो है वो आपकी वेबसाइट जो है वो बना रही होती है बायर के माइंड के अंदर, क्योंकि आप खुद तो वहां पर होते नहीं हो, वो आपकी वेबसाइट को देख के जो है वो जज करने की कोशिश करते हैं कंपनी को। तो एक अच्छी सी वेबसाइट बनाएं, उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट आप जो प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करना चाह रहे हो, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, उसके अंदर डालें, एक अच्छी सी प्रोफाइल उसके अंदर बनाएं, तो वो आपको हेल्प करेंगे। देखिए, वेबसाइट अगर आपको बनवानी हो तो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर आपको मेंशन किया हुआ है, ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं, तो आप इनसे वेबसाइट बना सकते। इनसे बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये इनकी जो 80% वेबसाइट्स जो बनी हुई हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से रिलेटेड ही बनी हुई है। मतलब आपको खुद ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देंगे। तो अगर आपको वेबसाइट बनवानी हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर इनको आप कॉल कर सकते हो। वेबसाइट बनाने, देखिए वेबसाइट जब आपकी बन जाती है तो वेबसाइट बनाने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको जो है सोशल मीडिया पे जाके आपके कंपनी के अलग अलग पेजेस बनाने होंगे। फेसबुक पे जाके आपको कंपनी का पेज बनाना होगा, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, इन तमाम चीज़ों पे जाकर आपको अपने जो कंपनी के पेजेस जो है बनाने होंगे। पेजेस वहाँ पर बनाएं, अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे जाके पोस्ट करें, जो भी प्रोडक्ट हैं अपने प्रोडक्ट की अच्छी अच्छी तस्वीरें लें, वहाँ पर पोस्ट करें, और उसको जो है अलग अलग जो बिजनेस ग्रुप्स मौजूद हैं फेसबुक के ऊपर, तो वहाँ पर जाके उसके ऊपर आप शेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से चीज़ें की जा सकती हैं। देखिए, ये जो टॉपिक जो है कि भाई एक्सपोर्ट ऑर्डर कैसे लें, ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। अगर हम इस वीडियो के अंदर मैंने उसको डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, फ्री मार्केटिंग आप कैसे करोगे, पेड मार्केटिंग आप कैसे करोगे, ये तमाम के तमाम चीजें हम उस वीडियो के अंदर बताएंगे। अब मजीद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भाई प्रोडक्ट की प्राइसिंग आपको कैसे करनी होगी। प्राइसिंग भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप प्राइसिंग सही से नहीं करोगे तो बहुत बड़ी इशू हो जाएगी। देखिए, जब हमने अपना एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमें सबसे ज्यादा इशू जो है वो प्राइसिंग के अंदर आया था। जिस भी बायर को हम प्राइस बताएं तो वो भाग जाए, या तो बोले कि आप बहुत ज़्यादा महंगा बता रहे हो। तो बहुत ज़्यादा हम परेशान हुए कि भाई हम कहाँ पर ऐसी गलती कर रहे हैं कि हम बायर्स को जो है वो इंगेज नहीं कर पा रहे हैं। 8 महीनों की जो है मेहनत के बाद, चीज़ें करने के बाद भी जाके हमें समझ में आया कि हम आखिर में गलती कर क्या रहे थे, जिसकी वजह से जो है हम बायर्स को इंगेज नहीं कर पा रहे थे, पकड़ नहीं पा रहे थे बायर। अब प्रॉफिट मार्जिन आपको कितना रखना है ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस तरह का है, उसकी नौयत किस तरह की है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आपको प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना चाहिए। देखिए, अब वो ज़माने चले गए जहाँ 200-300% प्रॉफिट मार्जिन होता था। अब यहाँ पर जो है वो 10-20% रखकर जो है वो काम किया जा रहा है। एक्चुअली में यही है। तो आपको जो है कम से कम प्रॉफिट मार्जिन रखकर जो है प्राइस देनी होगी, ताकि आप बायर को जो है वो इंगेज कर सको, उसको पकड़ तो सको। कम से कम प्रॉफिट मार्जिन रख के आप काम करें। देखिए, ये जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग का जो टॉपिक है ये भी एक बहुत ही ज्यादा लेंथी टॉपिक है। तो ये तमाम चीजें एक ही वीडियो के अंदर कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आपको समझ में भी ये चीजें नहीं आएंगी। मुझे उम्मीद है कि कुछ चीजें समझ में आई होंगी और कुछ जो है वो ऊपर से निकल गई होंगी। तो इसके ऊपर भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे पूरी डिटेल के साथ। आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकाल सकते हो, एग्जैक्टली आपका जो कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस आप कैसे करोगे। आप जो प्रोडक्ट, आपका जो कॉम्पिटिटर है जो सेम प्रोडक्ट वो बेच रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, वो कितने में कर रहा है, वो आप कैसे चेक कर पाओगे। जो कॉस्ट आ रही है, क्लियरेंस की कॉस्ट जो है वो कितना आपको खर्चा आएगा और कितनी कॉस्ट इसके अंदर ऐड करोगे, ये तमाम के तमाम चीज़ें हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एक अलग वीडियो बनाएंगे प्राइसिंग को लेके कि आप प्राइसिंग कैसे कर सकते हो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के लिए। तो इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि देखें ये जो वीडियोस हम बनाते जा रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बने निशान को भी जो है वो प्रेस कर लें, ताकि वो तमाम वीडियो जो हम बनाने वाले हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप ये तमाम चीजें देख सको। तो ये तो तमाम चीजें थी जो आपको सीखनी थी और उम्मीद है चीजें भी आपको
समझ में आई होंगी। ये तो तमाम चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं कि आपको जो है पैसे जो एक्सपोर्ट आप कर रहे हो उसके अगेंस्ट जो पैसे आने हैं वो कब आएंगे, और आपको जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट है ये कहाँ जमा कराने होंगे। देखिए, जो भी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी शिपमेंट आप यहाँ से भेजोगे, देखिए तमाम कस्टम क्लियरेंस वगैरह कराने के बाद आपको जो बीएल मिलती है वो बीएल आप जो है वो कलेक्ट करोगे। इनवाइस, जो भी डॉक्यूमेंट आपके और बायर के दरमियान जो तय हुआ है, जो डॉक्यूमेंट और बायर को चाहिए, वो तमाम डॉक्यूमेंट आप अरेंज करो। और वो तमाम डॉक्यूमेंट आप कहाँ जमा कराओगे, आपको जो है अपनी बैंक में जमा करानी है, जहाँ से आपने फॉर्म इशू कराई है, जहाँ आपकी कंपनी का अकाउंट है, वहाँ उस बैंक में जाके वो तमाम डॉक्यूमेंट आप जमा करवा दोगे। और वो आपका बैंक क्या करेगा, वो तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो आपके बायर के बैंक के पास भिजवाएगा, और आपके बायर का बैंक जो है वो उस डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करेगा, और वो देखेगा कि आपके और बायर के दरमियान, यानी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान क्या जो है टर्म्स ऑफ पेमेंट तय हुई है। अगर आपकी जो है वो टर्म्स ऑफ पेमेंट डीपी है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट है, तो बैंक जो है वो जो बायर का बैंक है वो अपने आपके बायर को बुलाएगा, और आपका बायर जो है बैंक में जो डालकर पेमेंट करेगा और डॉक्यूमेंट उठाएगा, यानी डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट वो हो गई। अगर आपकी डील जो है वो डीए पे हुई है, अगर डॉक्यूमेंट अगेन एक्सेप्टेंस, यानी आपने जो है वो 40 दिन 30 दिन जो भी देते हुए आपने उधार दिया है उतने दिनों का, तो आपकी जो बायर का बैंक है वो तमाम डॉक्यूमेंट आपके बायर को दे देगा। वो आपका जो बायर का बैंक है वो तमाम डॉक्यूमेंट जो है आपके बायर को दे देगा, और आपका बायर जो है वो आपका जो सामान है वो वहां से क्लियर करवा लेगा। जो तय हुआ है आपके और बायर के दरमियान, जितने भी दिन तय हुए हैं, 10 20 30 40 जो भी दिन है, वो उतने दिनों के बाद वो आपको पेमेंट करेगा। अगर आपकी जो है पेमेंट टर्म जो है वो एलसी पे जो है वो तय हुई है, एलसी एट साइट पे, तो आप जो बायर का बैंक है वो फ़ौरन ही वो तमाम डॉक्यूमेंट टर्म्स एंड कंडीशन चेक करेगा। वो तमाम डॉक्यूमेंट अगर पूरे होंगे तो बायर की बैंक जो है वो आपको फ़ौरन ही पैसे दे देगी। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि डीपी और एलसी के दरमियान डिफरेंस बेसिकली है क्या। डीपी पे भी जो है पैसे देने के बाद ही डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, और एलसी के अंदर भी ऐसा ही है। तो एलसी और डीपी में बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो देखें डीपी जो है वो लेस सिक्योर होता है। अगर आपका जो बायर है उसका माइंड अगर चेंज हो गया कि भाई मुझे तो आपका सामान चाहिए ही नहीं, तो फिर आप क्या करोगे, वो तो बैंक में डॉक्यूमेंट उठाने के लिए जाएगा ही नहीं, तो आपकी पेमेंट डूबी। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह की कंडीशन के अंदर। सोल्यूशन तो फिर भी होते हैं, लेकिन नुकसान आपको बहुत ज़्यादा उसके अंदर उठाना पड़ता है। एलसी के अंदर ये होता है कि बायर जो है वो मुकर नहीं सकता। आपका जो बैंक गारंटी जो बैंक ले रहा होता है बायर की, तो वो 100% पेमेंट वो आपको कर देती है, तो वो काफ़ी सिक्योर पेमेंट होती है एलसी। तो हम आपको यही रेकमेंड करेंगे कि आप भी जो है एलसी पे ही डील करें। अब यहाँ पर मैं एक वाकया मैं आपको बताता हूँ जो हमारे साथ जो है वो पेश आया। तो हमारी एक चाइनीज़ बायर के साथ हमारी डील हुई, और जो थे वो 16 कंटेनर थे, मिनरल्स के यहाँ से जाने थे मैग्नीसाइट के 16 कंटेनर बायर था, और हमारी डील हुई थी उनसे डीपी पे। अब वो जो बायर था उसका जो बंदा था पाकिस्तान के अंदर, उसकी मौजूदगी में हमने जो है वो तमाम चीज़ें लोड की, तमाम माल जो है वो कंटेनरों में लोड करवा कर जो है इन करवाया। अब तमाम चीज़ें होने के बाद पोर्ट एरिया के अंदर हमारे तमाम कंटेनर इन हो गए, क्लियरेंस हो गई, सब कुछ हो गया, और बायर जो था वो मुकर गया, बोल रहा है कि अब मुझे ये नहीं चाहिए। अब हम क्या कर सकते थे, हम तो कुछ नहीं कर सकते थे। हमने लाइन को कह के वो तमाम कंटेनर रुकवाए, वेसल पे लोड होने नहीं दिए। अगर वो कंटेनर लोड होके चाइना के लिए निकल जाते तो हमारे लिए और भी ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो फिर हमने क्या किया कि वो तमाम कंटेनर जो है हमने पोर्ट एरिया से वापस बाहर निकलवाए। तो यकीन माने दोस्तों, हमें इतना नुकसान हुआ, जो हमने पूरे साल में कमाया था ना वो उन 16 कंटेनरों के अंदर ही हमने दे दिया। इतना नुकसान हमें हुआ, जो साल में कमाया वो एक ही शिपमेंट के अंदर वो तमाम के तमाम लॉस हमें हो गया। हमें तमाम चीज़ें जो है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देना पड़ा, कस्टम क्लियरेंस जो है वो वारफेज देने पड़े टर्मिनल के, तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें आपको बताने का मकसद यही है कि आप डीपी के अंदर डील ना करो, और हम भी नहीं करते। हमने उन चाइनीज़ बायर के साथ डील इसलिए की क्योंकि वो किसी का रेफरेंस लेके हमारे पास आया था, तभी हमने उसके साथ डील की थी, अदरवाइज हम डीपी पे डील करते ही नहीं है। खैर, ये सब चीज़ें बताने का मकसद ये था कि आप भी सेफ रहें, और उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैंने जितना कोशिश की इन तमाम को आसान से आसान अल्फाज में आपको समझाने की मैंने कोशिश कर दी, और उम्मीद है आपको जो है
समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में जो है हमें पूछ सकते हो। आप हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप के जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो मेंशन कर दिया है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।